हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशंस। सो कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 625। अ क्लाइंट विद आर्टियल फिब्रिलेशन इज रिसीविंग अ continuous heparin infusion at 1000 unit per hour. The nurse determined that the client is receiving the therapeutic effect based on which result. सो पर्सन रिसीव कर रहा है हेपरिन थेरेपी। फ्लो रेट क्या है? 1000 यूनिट पर आवर। आर्टियल फिब्रिलेशन पेशेंट को हुआ है। नर्स ने देखना है कि हेपरिन थेरेपी का थेरेप्यूटिक इफेक्ट है। कौन सी फाइंडिंग के बेस पे वो बता सकते हैं कि हेपरिन का थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, हेपरिन जो है वो वर्क कर रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ 12.5 सेकेंड। सो हमसे फोकस करना है हमने सबसे पहले थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट ऑफ हेपरिन। सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम को सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ये असेस करता है रिस्पॉन्स ऑफ वारफेरिन थेरेपी, राइट। सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम इसमें नहीं देखेंगे। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या देखता है? ये देखता है वारफेरिन थेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस को। सो नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ऑफ 28 सेकेंड। यस, हमने हेपरिन की इफ़ेक्टिवनेस हम कैसे चेक करते हैं? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम से। अब एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम कितना होना चाहिए? अब हमें ये पता होना चाहिए करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। सो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम नॉर्मली होता है 20 to 36 सेकेंड, राइट। सो जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, वो जब थेरेपी स्टार्ट होती है तब वो 1.5 to 2.5 टाइम जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, राइट। सो इसमें जो नॉर्मल हमारा आता है दैट इज़ 60 to 80 सेकेंड हमारा नॉर्मल आएगा, राइट। तो जो नॉर्मली वैसे हमारी वैल्यू कितनी होती है इसकी? 20 to 36, राइट। ये तो होगी नॉर्मल वैल्यू। और अगर हेपरिन थेरेपी चल रही है पर्सन को, देन उन कंडीशन में 1.5 टू 1.5 टू 2.5 सेकेंड क्या होना चाहिए? 2.5 टाइम इंक्रीज़ होना चाहिए ये, राइट। इतना टाइम ये इंक्रीज़ होना चाहिए। सो इतना टाइम कैसे? तो अब फिर इस अगर ये इतना टाइम इंक्रीज़ होता है तो इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 60 टू 80 सेकेंड, राइट। 60 टू 80 सेकेंड इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये वैल्यू है हमारी नॉर्मल वैल्यू। अगर हमने थेराप्यूटिक लेवल असेस करना है, थेराप्यूटिक लेवल असेस करने के लिए एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए 60 टू 80 सेकेंड में। बट इसमें हमें बताया गया है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ऑफ 28 सेकेंड। सो 28 सेकेंड भी ये गलत आएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल वैल्यू है कि जब नॉर्मल जो वैल्यू होगी, जब हम हेपरिन थेरेपी मीन्स इफेक्ट ही नहीं कर रही है ये, तब रिजल्ट शो करेगी। नेक्स्ट इज द एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ऑफ 60 सेकेंड। येस, ये इस रेंज में आ रहा है 60 टू 80 सेकेंड की रेंज में। सो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम लॉन्गर देन 120 सेकेंड। सो 120 सेकेंड मीन्स बियॉन्ड द रेंज जा रहा है, ये 80 से भी अबव जा रहा है, मीन्स यहाँ पे पर्सन को ब्लीडिंग के चांसेस होंगे। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आता है? ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ऑफ 60 सेकेंड। सो आपको पता होना चाहिए हेपरिन की इफ़ेक्टिवनेस हम असेस करते हैं थ्रू एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को असेस करके, राइट। और वारफेरिन का हम कैसे असेस करते हैं? वारफेरिन का हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम असेस करके चेक करते हैं। एंड जो हेपरिन होता है वो हम इन्फ्यूज़न के थ्रू देते हैं। और इसका एंटीडोट क्या है? हेपरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट, राइट। एंड इसकी नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बता दिया है कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन की नॉर्मल वैल्यू होती है 20 टू 36 सेकेंड। और जब हम हेपरिन थेरेपी देते हैं तब वो
2.5 टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 60 to 80 सेकेंड आ जाती है, राइट। सो ये हो गया हमारा हेपरिन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 626। द नर्स प्रोवाइड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट विद आर्टेरियल फिब्रिलेशन हु इज टेकिंग वारफेरिन सोडियम। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट रिफ्लेक्ट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। तो हमसे क्वेश्चन में वारफेरिन के बारे में पूछा गया है। तो पर्सन वारफेरिन सोडियम पर्सन की चल रही है, पर्सन को डिस्चार्ज कर रहे हैं हॉस्पिटल से। तो वारफेरिन सोडियम के बारे में पर्सन स्टेटमेंट्स दे रहा है। तो हमने देखना है कि पर्सन कौन सी स्टेटमेंट गलत दे रहा है, जिसको हमने करेक्ट करना है, जिसको हमने फर्दर टीच करना है, राइट। सो जहाँ पे फर्दर टीचिंग का ऑप्शन आता है, फर्दर टीचिंग मतलब नेगेटिव इवेंट्स की क्वेरी, राइट। सो नेगेटिव इवेंट्स की क्वेरी में हमने उसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमने करेक्ट करना होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, आई विल अवॉइड एल्कोहल कंजप्शन। यस, जब भी हम वारफेरिन दे रहे हैं तब हमने एल्कोहल क्या करना है, अवॉइड करना है। आई विल टेक माई पिल एवरी डे एट द सेम टाइम। यस, अगर हमने थेरेप्यूटिक लेवल मेंटेन रखना है तो हमने सेम डे सेम टाइम पे लेनी है। आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड माई फैमिली टू पिक अप अ मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट। सो ये भी होगा क्योंकि ये हमें पर्सन की इमरजेंसी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है। I will take coated aspirin for my headache because it will coat my stomach. तो हमने एस्पिरिन हमने अवॉइड करनी है अगर पर्सन को वारफेरिन सोडियम चल रहा है, क्योंकि वारफेरिन सोडियम क्या है, एक एंटीकोगुलेंट्स है, ठीक है। अगर हम साथ में एस्पिरिन भी पर्सन को दे रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, उस पर्सन में ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, राइट। सो ब्लीडिंग के चांसेस को कम करने के लिए हमने क्या बोलना है कि ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, राइट। सो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा हेपरिन का, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा वारफेरिन का। सो वारफेरिन हम एक ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं, ठीक है। ओरली हम इसको स्टार्ट करते हैं और हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम से हम इसको असेस करते हैं इसकी इफ़ेक्टिवनेस को। और विटामिन के इसका एंटीडोट है, राइट। विटामिन के इज़ द एंटीडोट ऑफ वारफेरिन। विटामिन के किसका है, वारफेरिन का है। एंड प्रोटामिन सल्फेट किसका है, इज़ द एंटीडोट ऑफ हेपरिन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 627। A client who is receiving digoxin daily has a serum potassium level of 3 milliequivalent per liter and report anorexia. The healthcare provider prescribes serum digoxin level to be done. The nurse check the result and should recognize which level that is outside of the therapeutic range. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, सीरम डिगॉक्सिन लेवल की नॉर्मल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि पर्सन का डिगॉक्सिन पर्सन डेली ले रहा है, उसका सीरम पोटेशियम लेवल इतना आ रहा है 3 मिलीक्यूलेंट, और उसको एनोरेक्सिया हो रहा है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब किया कि सीरम डिगॉक्सिन लेवल किया जाए इस पर्सन का। नर्स ने चेक किया रिजल्ट एंड रिकॉग्नाइज किया कि कौन सा लेवल आउटसाइड ऑफ द थेरेप्यूटिक रेंज है, मींस थेरेप्यूटिक रेंज में नहीं है लेवल। सो सबसे पहले आपको थेरेप्यूटिक लेवल पता होना चाहिए। सो थेरेप्यूटिक लेवल, डिगॉक्सिन थेरेप्यूटिक लेवल क्या है, 0.5 टू 2 ng per ml। सो दिस इज़ द नॉर्मल लेवल। सो इस लेवल के बीच में देखनी है हमने, सारी वैल्यूज़ इस लेवल के बीच में होनी चाहिए। जो इस लेवल से बियॉन्ड हुई दैट मीन्स वो क्या है, वो आउटसाइड द थेरेप्यूटिक रेंज है। सो 0.5 ये भी विद इन नॉर्मल रेंज है, 0.8 भी विद इन नॉर्मल रेंज है, 0.9 भी विद इन नॉर्मल रेंज है, 2.2 ये 2.2 ये 2 से क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। मीन्स ये हमारे लेवल से जो सीरम
डिगॉक्सिन लेवल है उससे ज़्यादा इंक्रीज है। सो हमें सीरम डिगॉक्सिन लेवल हमें पता होना चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन 0.5 to 2 mg/ml, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 628. The client is being treated with a procanamide for a cardiac dysarrhythmia. Following intravenous administration of the medication, the client complained of dizziness. What intervention should the nurse take first? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्सन को प्रोकेनामाइड से ट्रीट किया जा रहा है कार्डिक डिसरिथमिया के लिए। सो प्रोकेनामाइड इज अ एंटी एरिथमिक ड्रग। तो फॉलोइंग इंटरवेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन द क्लाइंट कंप्लेन डिजीनेस उसको हो रहा है। व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स टेक फर्स्ट? तो सबसे पहले नर्स का क्या काम होगा अगर पर्सन को डिजीनेस हो रही है? तो जो प्रोकेनामाइड है उसकी अगर टॉक्सिसिटी पर्सन में होती है तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं तो उनमें आते हैं कन्फ्यूज़न, डिजीनेस, ड्रोजीनेस, डिक्रीज यूरिनेशन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड टैकिडिसेरिथमिया, राइट। अगर क्लाइंट डिजीनेस कंप्लेन कर रहा है तो नर्स को सबसे पहले उसके वाइटल साइन चेक करने चाहिए, राइट। तो हमारा फर्स्ट क्या एक्शन होगा कि हमने वाइटल साइन चेक करने हैं। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्टेनिंग 12 लीड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हम ईसीजी तो हम पेशेंट की करेंगे, बट हमारा फर्स्ट एक्शन नहीं होगा। फर्स्ट एक्शन क्या होगा कि हमने पेशेंट को असेस करना है, उसके वाइटल साइन हमने असेस करने हैं अगर पर्सन को डिजीनेस हो रही है, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकेंड इज द चेक द क्लाइंट फिंगर स्टिक ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमें इस मेडिकेशन के प्रोकेनामाइड मेडिकेशन के हमें साइड इफ़ेक्ट्स पता है, हमें टॉक्सिसिटी पता है कि इस टॉक्सिसिटी में कौन कौन से सिम्टम्स अराइज होते हैं। तो हमें पता है कि डिजीनेस किसकी वजह से हो रही है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, ये इसकी टॉक्सिसिटी इफेक्ट है, ना कि ये हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से पर्सन में हो रहा है। तो ग्लूकोज हम नहीं चेक करेंगे। ऑस्कल्टेट द क्लाइंट एपिकल पल्स एंड ब्लड प्रेशर। एपिकल पल्स रेट हम चेक कर रहे हैं, बीपी हम पर्सन का चेक कर रहे हैं, ये किस में आ रहे हैं, हमारे आते हैं ये वाइटल साइन में। तो हम वाइटल साइन चेक करेंगे। मेजर द क्यूआरएस इंटरवल ड्यूरेशन ऑन द रिदम स्ट्रिप। तो हमने रिदम स्ट्रिप हमने ये बाद में देखना है, पहले हमारा एक्शन क्या होगा कि हमने पर्सन के वाइटल साइन चेक करने हैं। तो हमारी इसमें प्रायोरिटी क्या होगी, टू चेक द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 629. The nurse is monitoring a client with hypertension who is taking propanol. Which assessment finding indicate a potential adverse complication associated with this medication? तो क्वेश्चन है कि एक पर्सन है वो हाइपरटेंशन का है, प्रोपेनोल पर्सन की चल रही है। तो propanol is a beta blocker, and which assessment finding indicate a potential adverse complication, potential complication इस मेडिकेशन की वजह से पोटेंशियल मीन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। सो प्रोपेनोल बीटा ब्लॉकर और ये एंटी हाइपरटेंसिव है जैसे आपको पता है। तो एंटी हाइपरटेंसिव क्या करेगी, ब्लड प्रेशर को लो करेगी। सो हमारा ऑप्शन है रिपोर्ट of infrequent insomnia. So insomnia is an expected finding है, तो इसको हमने मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। तो इसका ये इफेक्ट तो इंसोमनिया होगा, बट इसको हमने इफेक्ट करते रहना है। ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन या सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपायरेटरी वीज। सो ऑडिबल एक्सपायरेटरी वीज ये क्या इंडिकेट कर रही है, सीरियस एडवर्स रिएक्शन कॉज हमें शो करती है। ये हमें क्या शो कर रही है, ये हमें शो कर रही है ब्रोंकोस्पाज्म। सो ये ब्रोंकोस्पाज्म हमें बता रही है कि पर्सन को क्या हुआ है, ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है। सो ब्रोंकोस्पाज्म इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन।
सो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। थर्ड ऑप्शन है हमारा बेसलाइन ब्लड प्रेशर ऑफ 150/80 mm ऑफ Hg followed by a blood pressure of 138/72 mm of Hg, टू डोज ऑफ द मेडिकेशन। सो ब्लड प्रेशर पहले इतना था फिर कम हो रहा है, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन चल रही है तो उसके बाद ब्लड प्रेशर तो डिक्रीज तो हो गई है, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। एंड बेसलाइन रेस्टिंग हार्ट रेट कितनी थी? 88 बीट पर मिनट थी। उसके बाद 72 बीट पर मिनट होगी आफ्टर टू डोज ऑफ मेडिकेशन, तो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। तो एडवर्स इफेक्ट हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है? डेवलपमेंट ऑफ एक्सपायरेटरी वीज। सो वीज हमें ये एक्सपायरेटरी वीज हमें शो कर रही है ब्रोंकोस्पाज्म। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 हमें बताता है पोटेंशियल एडवर्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोपेनोल, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 630। सो क्वेश्चन है अ क्लाइंट विद वेलुवर heart disease who has a clot in the right atrium in receiving heparin sodium infusion at 1000 unit per hour and warfarin sodium 7.5 mg at 5 p.m. daily. The morning laboratory result are as follow: activity partial thromboplastin time is 32 seconds and international normalized ratio is 1.3. The nurse should take which action based on the client laboratory result? सबसे पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि पर्सन को मेडिकेशन चल रही है हेपरिन एज वेल एज वारफेरिन। हेपरिन पर्सन रिसीव कर रहा है 1000 यूनिट एंड वारफेरिन 7.5 डेली। जो लेबॉर्ट्री रिजल्ट है उसमें एक्टिविटी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन 32 आया है एंड इंटरनेशनलाइज नॉर्मलाइज रेशियो 1.3 आ रही है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको नॉर्मली वैल्यू बताई थी कि अगर हमने हेपरिन की थेराप्यूटिक लेवल अगर हमने असेस करना है तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 60 to 80 सेकेंड उसका नॉर्मल होगा, राइट। एंड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो में हमारा आएगा 2 to 3 सेकेंड एज नॉर्मल। तो ये क्या बता रहा है हमें कि वो उससे भी बहुत ज़्यादा कम है, मीन्स वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, क्या एक्शन हम लेंगे, राइट। First one is the collaborate with the primary healthcare provider to discontinue the heparin infusion and administer the warfarin sodium as prescribed. No, क्योंकि पहले ही जो APTT है उसका जो हमारा वैल्यू हुआ है वो 32 सेकेंड है, तो वो बहुत ज़्यादा कम है, तो हम उसको कम नहीं करेंगे, हम हेपरिन को स्टॉप नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है कोलैबोरेट विद द PHCP to obtain a prescription to increase the heparin infusion and continue the warfarin sodium as prescribed. यस, हमने क्या करना है? हमने इसको कंटिन्यू रखना है, हमने कोलैबोरेट करना है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से और हमने उनको बोलना है कि आप प्रिस्क्राइब करो कि इंक्रीज़ की जाए डोज ऑफ हेपरिन इन्फ्यूज़न और वारफेरिन सोडियम को एज इट इज़ कंटिन्यू रखा जाए, राइट। And third option is collaborate with PHCP, withhold the warfarin sodium since the client receive a heparin infusion and the PTT is within the therapeutic range. No therapeutic range में नहीं है तो ये incorrect आएगा. And collaborate with the PHCP to continue the heparin infusion at the same rate and to discuss use of डेबिग्रेनेट एक्सीलेट इन प्लेस ऑफ वारफेरिन सोडियम। नो, तो हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है जब तक इनकी हमने क्या करनी है, सिर्फ हमने डोज इंक्रीज करनी है, राइट, सो दैट हम थेरेप्यूटिक लेवल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 631। अ क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद अ ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड इज रिसीविंग टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंटीप्लेस। विच एक्शन इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन? पर्सन को ST सेगमेंट एलिवेशन का मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर पर्सन रिसीव कर रहा है, एंटीप्लेज रिसीव कर रहा है। कौन सी एक्शन जो है वो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगी हमारी? एंटीप्लेज क्या है? एंटीप्लेज इज़ अ थ्रोम्बोलिटिक ड्रग, राइट। थ्रोम्बोलिटिक ड्रग है ये। थ्रोम्बोलिटिक क्या करती है? थ्रोम्बस की जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है उसकी ब्रेक डाउन करती है,
राइट। जब थ्रोम्बस की ब्रेकडाउन होती है तो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो थ्रोम्बस क्लॉट क्या हो रहा है, क्लॉट ब्रेक हो रहा है। जब वो क्लॉट ब्रेक होगा तो उसमें से ब्लीडिंग होगी। तो जब वो ब्लीडिंग होगी तो उससे उसमें हैमरेज के चांसेस होंगे और ब्लीडिंग के चांसेस होंगे, राइट। सो हमारी प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगी कि हमने असेस करना है साइन ऑफ ब्लीडिंग को, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन है मॉनिटर फॉर द किडनी फेलियर, नो। मॉनिटर फॉर द psychosocial status, no. Monitor for the sign of bleeding, yes. And have heparin sodium available. तो heparin sodium हम क्यों देंगे, है इसके जो एंटीडोट है, एंटीप्लेक्स का एंटीडोट है, दैट इज अमाइनोकेप्रोनोइक एसिड। सो हमने हेपरिन हमारे पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, ये एंटी कोगुलेंट्स है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 632। The nurse is monitoring a client adverse effect of medication. Which finding are characteristics of adverse effect of hydrochlorothiazide? Select all that apply. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने एडवर्स इफेक्ट देखने हैं मेडिकेशन की, कौन सी मेडिकेशन पे, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड के। सो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड इज अ थायाजाइड डाययूरेटिक है, जो सल्फा बेस्ड मेडिकेशन है, राइट। जो जिन क्लाइंट को सल्फा एलर्जी है उनको हम इसे कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे, बिकॉज उनको रिस्क होगा एलर्जी का, राइट। और इसके क्या और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, रिस्क होते हैं इन पेशेंट को, राइट। इनमें पर्सन में हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं, हाइपर कैल्शियमिया के चांसेस होते हैं, हाइपर लिपिडीमिया एंड हाइपर यूरिसीमिया के चांसेस होते हैं, राइट। मीन्स इसमें ग्लाइसीमिया जो शुगर लेवल है वो भी क्या होगा, शुगर इंक्रीज होगी, और कैल्शियम भी क्या होगा, कैल्शियम भी इंक्रीज होगा, और लिपिड्स का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, लिपिड्स एंड यूरिया, राइट। यूरिया का लेवल भी क्या होगा, ये यूरिया, ये क्या होंगे, ये सारे लेवल क्या होंगे, ये इंक्रीज होंगे। और डिक्रीज इसमें क्या होगा, इसमें डिक्रीज होगा पोटेशियम, राइट। जो पोटेशियम होगा दैट विल बी डिक्रीज। सो इसमें ये इसके सिम्टम एडवर्स इफेक्ट आएंगे, राइट। एक तो ये सल्फा बेस्ड है, सल्फा बेस्ड मेडिकेशन है, तो सल्फा एलर्जी ये कॉज कर सकता है अगर किसी को सल्फा से एलर्जी है। और ये शुगर को इंक्रीज़ करता है, मीन्स ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है, हाइपरकलेमिया कॉज कर हाइपर कैल्शियमिया कॉज करता है, एंड हाइपर लिपिडीमिया कॉज करता है, एंड हाइपर यूरिसीमिया कॉज करता है, एंड हाइपोक्लेमिया कॉज करता है, राइट। सो हमारे ऑप्शन में क्या आता है, सल्फा एलर्जी, यस। ओस्टियोपोरोसिस ये साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, बट इन फर्दर अगर इसकी वजह से कैल्शियम अगर क्योंकि कैल्शियम भी इसमें इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ नहीं हो रही है, अगर डिक्रीज़ हो रही होती है तब ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हो सकते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं आएगा इसमें। एंड हाइपोक्लेमिया, यस हाइपोक्लेमिया होगा, हाइपोयूरिसीमिया नहीं होगा, हाइपर यूरिसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, या शुगर लेवल इसमें इंक्रीज़ होगा, एंड हाइपर कैल्सीमिया होगा। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड के, राइट। सो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड इज़ अ थायाजाइड डाययूरेटिक, जो क्या करती है, जो सल्फा बेस्ड मेडिकेशन है, जो क्या कॉज कर सकती है, सल्फा एलर्जी कॉज कर सकती है अगर किसी पर्सन को सल्फा से एलर्जी है। और ये हाइपोक्लेमिया कॉज करती है, सिर्फ एक लेवल इसमें डिक्रीज होगा, दैट इज पोटेशियम, एंड लिपिड्स विल बी इंक्रीज, यूरिया विल बी इंक्रीज, शुगर विल बी इंक्रीज, एंड कैल्शियम विल बी इंक्रीज। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, एंड पोटेशियम विल बी डिक्रीज। तो ये आ जाएंगे हमारे एडवर्स इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।